हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग आज चालू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। एक बार हम लोग उसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमने देखा था कि सप्लाई चार पार्ट में डिवाइडेड है, 7-1, 7-1A, 7-2 और 7-3। तो पिछला क्लास में हम लोग ने 7-1 में आगे बढ़ा था। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 7-1 फर्दर चार पार्ट में डिवाइडेड है, 7-1A, 7-1 AA, 7-1B और 7-1C। तो इसमें हम लोग देखे थे कि टोटल चार कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हम लोग 7-1A में पढ़े थे। वो क्या क्या था कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, मेड और अग्री टू बी मेड होना चाहिए, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो होता है वो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलेगा। हम लोग को एग्जाम्पल के तौर पे 8 चीज बताया गया था, तो वो जस्ट ए एग्जाम्पल था, वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था। ठीक है। तो वैसे ही हम लोग फिर 7-1B में पढ़े थे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जगह इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो जाएगा तो भी चलेगा, हो जाना चाहिए। और मेड और अग्री टू बी मेड होना ही चाहिए, कंसिडरेशन होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस था कि अगर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी होगा तो भी चलेगा। 7-1C में हम लोग को बोला गया था कि भाई कुछ कुछ चार एक्टिविटीज जो हम लोग को शेड्यूल 1 के अंदर बताया गया है, वो अगर हम लोग का फॉर नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन मिसिंग है, वो केस में तो भी हम लोग उसको सप्लाई मान लेंगे। और 7-1AA में हम लोग पढ़े थे कि एक्टिविटी बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी एक इंडिविजुअल को छोड़ के और कोई परफॉर्म कर रहा है टू इट्स मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर अ कंसिडरेशन, तो ये भी हम लोग का सप्लाई का डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। तो 7-1 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। तो इसमें एक चीज रह गया था कि शेड्यूल 1 हम लोग बस इतना बात किए थे कि शेड्यूल 1 के अंदर चार एक्टिविटी आता है। अब वो चार एक्टिविटी क्या है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब आज हम लोग शेड्यूल 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हम लोग का एक्ट है। तो यहाँ हम लोग को शेड्यूल 1 में बोला गया है, देखिए ये है शेड्यूल 1 हम लोग का। तो हम लोग को बोला गया है कि शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी, जहां हम लोग क्या पढ़े थे कि ये देखो कि यहाँ पर अगर कंसिडरेशन मिसिंग है तो भी वो हम लोग का सप्लाई के अंदर आएगा। तो वही शेड्यूल 1 हम लोग को वही बताता है कि एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो चलिए, ये चार पार्ट में डिवाइडेड है, तो अभी हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे फर्स्ट चीज है, देखो चार पार्ट में डिवाइडेड है, ये पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 बोल के है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, परमानेंट ट्रांसफर। एक सेकेंड, इसमें लिखा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ठीक है। तो ये हम लोग का तीन पार्ट में बांट देता है पैरा 1 को। देखो हम लोग अभी देखते हैं क्या, ये देखो हम लोग क्या पढ़े, शेड्यूल 1 जो है वो हम लोग का चार पैरा में बटा हुआ है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और आखिरी है पैरा 4। ठीक है। तो अभी हम लोग पैरा 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पैरा 1 में हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर ये देखो, यहाँ हम लोग पढ़े परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल। क्या पढ़े हम लोग, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल। देखो यहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या है अपना फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, वो बिजनेस का एसेट होना चाहिए। और उसमें क्या था, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड
ऑन सच एसेट। तो हम लोग का पैरा वन तीन कंडीशन बोलता है, हम लोग का पैरा वन बोलता है कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गया तो हम लोग विदाउट कंसिडरेशन भी उसको मान लेंगे कि वो हम लोग का सप्लाई हुआ है। क्या बोल रहा है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। पहला क्या है? परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल होना चाहिए क्या चीज का? बिजनेस एसेट का। वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, मतलब हम लोग परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल कर रहे हैं एक बिजनेस एसेट का जिसमें हम लोग आईटीसी अवेल कर चुके हैं। चलो हम लोग एग्जांपल के साथ बात करते हैं। तो समझ लो आज मेरा काजू होता है, ड्राई फ्रूट होता है काजू, तो काजू का ट्रेडिंग का बिजनेस है फॉर एग्जांपल। तो अब हम काजू ला रहे हैं और हम काजू को सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? फॉर अ कंसिडरेशन सेल कर रहे हैं। हम काजू ला रहे हैं और उसमें आईटीसी ले रहे हैं, हम काजू ला रहे हैं उसमें आईटीसी ले रहे हैं और वो काजू को फर्दर सेल कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन। तो ये कौन सा के अंदर सप्लाई होगा ये आप बताइए मुझे। हाँ, ये 7(1)(a) के अंडर सप्लाई होगा कि यहाँ पर सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मेरा एग्जांपल था इसमें सारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है। क्या मीट हो रहा है? कि ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज है, हाँ सब काजू का सेलिंग कर रहे हैं। फिर मेड और अग्रीड टू बी मेड है, हाँ मेड कर रहे हैं हम लोग। फॉर अ कंसिडरेशन है, हाँ कंसिडरेशन है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। तो वो जो एग्जांपल हम लिए वो हो जाएगा 7(1)(a) के अंदर। क्या बोले हम लोग अपने एग्जांपल में? हम लोग एग्जांपल लिए काजू का। क्या हो गया? अगर हम लोग काजू को सेल कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन तो वो 7(1)(a) के अंदर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ लो उसको हम लोग डिस्पोज कर दे रहे हैं, मतलब हम लोग फेंक दे रहे हैं। हम लोग आईटीसी लिए थे लेकिन हम लोग को लग रहा है भाई ये सब धंधा वंधा कुछ नहीं, फेंक दो। तो अगर हम उसको फेंक दे रहे हैं तो हम लोग को कुछ पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी ये सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब ये सप्लाई किसके अंदर होगा? 7(1)(c) के अंदर। क्या चीज के? शेड्यूल 1। कैसे? क्यों? देखो यहाँ पर सारा कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर हम लोग फेंक दे रहे हैं तो हम लोग परमानेंटली डिस्पोज कर दे रहे हैं क्या चीज को? बिजनेस एसेट को। वो हम लोग का बिजनेस का एसेट था, हाँ। और हम लोग उसमें आईटीसी अवेल किए थे क्या? हाँ हम लोग आईटीसी अवेल किए थे। तो हम लोग का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है बोला एग्जांपल में। सेकंड वाला जो हम लोग काजू को फेंक दे रहे हैं तो इसीलिए वो सप्लाई हो जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन में भी वो सप्लाई हो जाएगा क्योंकि वो शेड्यूल 1 पैरा 1 के अंदर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझ लो वही काजू को हम लोग किसी को डोनेट कर दे रहे हैं। तो हम लोग डोनेट कर दे रहे हैं तो वो सप्लाई होगा क्या? हाँ होगा। कैसे? फिर यही यही वाला क्राइटेरिया में सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? हम लोग उसको परमानेंट ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वो हम लोग का बिजनेस एसेट है और हम लोग उसमें आईटीसी अवेल किए थे। तो इसीलिए अगर हम लोग उसको डोनेट भी कर देते हैं तो वो हम लोग का 7(1)(c) में शेड्यूल 1 में पैरा 1 के अंदर सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लो जॉब वर्क का। जॉब वर्क का मतलब समझ लो एक कपड़ा है, ये हम लोग है, ठीक है। समझ लो ये हम लोग है। हम लोग एक पीस ऑफ क्लोथ को, एक पीस ऑफ क्लोथ को हम लोग टेलरिंग के लिए दिए। क्या इसके लिए? टेलरिंग के लिए हम लोग टेलर के पास भेजे। चलो ऐसा हम लोग का, ये हम लोग का टेलर ऐसा दिखता है। चलो ये हम लोग है, या तो ये दिखते हैं हम लोग, ये हम लोग है अस, और ये है टेलर। तो ये जो पीस ऑफ क्लोथ है इसको हम लोग टेलर को भेजे टेलरिंग के लिए, टेलरिंग के लिए। और ये टेलर क्लोथ हम लोग को वापस भेजेगा। मतलब हम लोग सामान दिए हैं, उसमें ये कुछ काम करेगा और फिर वो काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को फिनिश प्रोडक्ट हम लोग को वापस ला के देगा। तो ये होता है जॉब वर्क। तो आप बताओ ये जो पीस ऑफ क्लोथ हम लोग इसको भेजे ये सप्लाई होगा क्या? बोलो। हाँ ये सप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग इसको भेजे हैं, ये हम लोग जो भेजे हैं ये परमानेंट ट्रांसफर थोड़ी है। ये देखो हम लोग का डेफिनेशन में क्या बोला है कि परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन वो हम लोग का परमानेंट ट्रांसफर थोड़ी है, नहीं है। तो इसीलिए जो जॉब वर्क का एक्टिविटी होता है वो हम लोग का
सप्लाई के अंदर कवर नहीं होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? ठीक, चलो। तो पहला हम लोग इतना समझ में आ गया पैरा वन में अपने को कि परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल होना चाहिए। क्या चीज का? बिजनेस एसेट का, जिसमें हम लोग आईटीसी अवेल कर चुके हैं। ठीक है, करेक्ट, डन। चलो ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, तो पैरा वन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखो पैरा टू क्या बोलता है। पैरा टू बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या बोल रहा है? सप्लाई, क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होना चाहिए बिटवीन किसके किसके? रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोला हम लोग को? पहला बोला कि हम लोग को सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ होना चाहिए बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। डिस्टिंक्ट पर्सन 25 में स्पेसिफाई किया हुआ है, वो हम बताएंगे क्या होता है। फिर तीसरा क्या बोला है? वेयर मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हम लोग को यहाँ पर तीन चीज बोला गया है। ठीक है, क्या तीन चीज बोला गया है? ये देखते हैं। यहाँ हम लोग को क्या तीन चीज बोला गया है? हम लोग को बोला है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होना चाहिए। वो बोला है बिटवीन किसके किसके? बिटवीन किसके किसके? बोला है रिलेटेड पर्सन। क्या बोला है? बिटवीन रिलेटेड पर्सन। दूसरा क्या बोला था? डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर तीसरा हम लोग क्या बोला था कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यही बोला था अपने को। ठीक है, तो हम लोग को तीन चीज क्या बोला था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होना चाहिए। किसके किसके बीच में चलेगा? रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग को तीन कंडीशन बोला गया है, तीन क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ये पैरा टू के अंदर हम लोग का सप्लाई माना जाएगा, अगर ये विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो भी। तो देखो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं ये चीज कि रिलेटेड पर्सन के अंदर कौन कौन आता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन का बात कर लेते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आते हैं, हम लोग नीचे आते हैं। तो डिस्टिंक्ट पर्सन, तो अब देखो जीएसटी में क्या होता है। जीएसटी में हम लोग का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हम लोग का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बताओ? हाँ करेक्ट, जीएसटी नंबर। ठीक है, जीएसटी नंबर, जो हम लोग उसको जीएसटिन भी बोलते हैं। क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये क्या होता है? ये 15 डिजिट का कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, ये कैसे होता है समझ लो। ये स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है हम लोग का जीएसटी में। जीएसटी में हम लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं वो हम लोग का स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर नंबर चेंज मतलब आदमी चेंज, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, मतलब एक जीएसटी नंबर समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल ये एक हेड ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है और इसका ब्रांच है पुणे में और एक ब्रांच है कोलकाता में। ठीक है, तो हम लोग को स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, और ब्रांच वाइज भी ले सकते हैं जैसा हम। ठीक है, तो अब देखो स्टेट वाइज अगर रजिस्ट्रेशन लेंगे तो ये और ये हम लोग दोनों महाराष्ट्र में आ गए, ये लोग दोनों महाराष्ट्र में आ गया। तो ये लोग क्या किया, ये लोग एक ही जीएसटी नंबर यूज कर रहा है, और ये लोग कोलकाता, ये तो अलग स्टेट हो गया, ये तो वेस्ट बंगाल हो गया। तो इसके लिए हम लोग दूसरा दूसरा जीएसटी नंबर लिए। ठीक है, तो अब ये वाला जीएसटी नंबर और ये वाला जीएसटी नंबर, ये दो डिफरेंट पर्सन हो गए। ये एक ही कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई है, लेकिन दो ब्रांच अलग अलग है, लेकिन ये लोग एक ही
कंपनी होने के बाद भी जीएसटी के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे कि ये लोग दो डिफरेंट पर्सन है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि नंबर चेंज मतलब आदमी चेंज। ठीक है, तो हम लोग यही होता है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, मतलब नंबर चेंज मतलब आदमी चेंज। तो ये देखो हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझ गए कि नंबर चेंज मतलब आदमी चेंज, मतलब जीएसटी नंबर चेंज मतलब आदमी चेंज। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग एग्जांपल लिए, समझ लो यहाँ पर अगर ये सेम है, सेम सिट हम लोग का ये सेम स्टेट है महाराष्ट्र, बट समझ लो मुंबई का और पुणे का अलग, ये दो डिफरेंट जीएसटी नंबर लिया है, तो ये लोग दोनों भी अलग अलग हो जाएगा जीएसटी के अकॉर्डिंग। तो टोटल ये लोग 3 पर्सन माने जाएंगे, एक पुणे, एक मुंबई और एक कोलकाता। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है। क्या बात करेंगे? रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आता है। तो देखिए रिलेटेड पर्सन हम लोग का सेक्शन 15 के अंदर बताया गया है। ठीक है, क्या बोला है एक बार हम बस रीड कर देते हैं। कौन कौन डीम टू बी रिलेटेड पर्सन आएगा? अगर वो लोग दोनों डायरेक्टर एक दूसरा कंपनी में, या वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में है, या तो वो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, या तो वो लोग 25% ऑफ द शेयर होल्ड करता है, या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल, एक जन है जो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अदर पर्सन को कंट्रोल करता है, या तो दोनों जन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय अ थर्ड पार्टी है, या तो टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पार्टी, या तो वो लोग मेंबर ऑफ द सेम फैमिली है। ठीक है, और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली में ये चीज हम लोग को एकदम पक्का से याद रखना है कि अगर ब्रदर या सिस्टर है, अगर ब्रदर या सिस्टर है तो वो डिपेंडेंट होना चाहिए तभी माना जाएगा, डिपेंडेंट होना चाहिए तभी वो लोग रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन में, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन में आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें हम लोग समझ गए। पैरा टू में, पैरा टू क्या बोलना चाह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ होना चाहिए बिटवीन रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें हम लोग को एक और स्पेसिफिकेशन दिया गया है। क्या बोला है कि देखो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कवर्ड है, यहाँ पर हम लोग का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कवर्ड है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये हम लोग का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये देखो ये हम लोग का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कवर्ड है। तो हम लोग को क्या बोला है फर्दर, हम लोग को फर्दर ये बोला है कि प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods and services। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि गिफ्ट जो है, गिफ्ट का वैल्यू अगर लेस देन 50,000 है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो दिवाली गिफ्ट दिया, कौन दिया? एम्प्लॉयर। दिवाली गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर किसको? एम्प्लॉई को, और वो 75,000 रुपीज का था, तो ये सप्लाई माना जाएगा क्या? हाँ, 50,000 से ऊपर है, ये जो है हम लोग का, ये 50,000 से ऊपर है, तो यस ये सप्लाई हम लोग का माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो हम लोग पैरा 1 और पैरा 2 समझ गए। ठीक है, हम लोग एक बार पैरा 4 में आ जाते हैं, हम लोग अभी आ जाते हैं एक बार पैरा 4। ठीक है, तो देखो चलो पैरा 4 क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। पैरा 4 क्या इसके बारे में बात करता है? पैरा 4 बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में। तो पैरा 4 बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस
ठीक है, किससे? फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन अभी हम लोग पढ़े कौन कौन होता है रिलेटेड पर्सन। और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट्स आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो ये आउट ऑफ इंडिया से अदर एस्टेब्लिशमेंट आएगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हम लोग को यहाँ पर भी तीन चीज बोला है। क्या तीन चीज है वो? यहाँ पर भी हम लोग को तीन चीज के बारे में ही बात किया है। क्या तीन चीज? हम लोग को वो बोला कि फर्स्ट क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। दूसरा क्या बोला? फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या बोला? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई होता है तो भी हम लोग का विदाउट कंसिडरेशन अगर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो पैरा 4 के अंदर सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चलो आओ थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो यहाँ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। समझ लो हम लोग सर्विस ले रहे हैं, किससे? फ्रॉम लॉयर ब्रदर। हम लोग का एक ब्रदर है जो लॉयर है, लॉयर ब्रदर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हम लोग का एक भाई है जो आउट ऑफ इंडिया रहता है और वो लॉयर है, तो हम लोग उसे सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड। और वो रेनाउंड लॉयर है, वहाँ पर वो अच्छा खासा जाना पहचाना लॉयर है। ठीक है, हम लोग सर्विस किसके लिए ले रहे हैं? फॉर फैमिली डिस्प्यूट। हम लोग का कोई फैमिली में डिस्प्यूट हुआ है, उसके लिए हम लोग उससे सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का एग्जाम्पल है ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखो सर्विस ले रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो ये देखो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, करेक्ट। अब लॉयर ब्रदर है जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, मतलब वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए अगर वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तब तो वो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि उसका ब्रदर या सिस्टर है, तो वो डिपेंडेंट होना जरूरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपको पढ़ाते वक्त बता रहे हैं। ठीक है, तो और प्लस ये कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी नहीं ले रहे हैं हम लोग, तो ये अपना फैमिली डिस्प्यूट के लिए ले रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, बट ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसीलिए ये हम लोग का सप्लाई का डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा और हम लोग का जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। लेकिन समझो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर फैमिली डिस्प्यूट हटा दें, हम लोग यहाँ पर सोच ले, मान लीजिए फैमिली डिस्प्यूट के लिए नहीं ले रहे, फॉर हम लोग अपना क्या इसके लिए ले रहे हैं? हम लोग अपना रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ले रहे हैं, फॉर रेस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस, तब ये सप्लाई माना जाएगा क्या? बोलो, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बिजनेस के लिए ले रहे हैं, हाँ बिजनेस के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगेन ये रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश्ड लॉयर है, मतलब वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसीलिए हम लोग का ये अगेन ये वाला केस भी सप्लाई नहीं माना जाएगा और इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या देख लिए? हम लोग ये देखो, हम लोग फर्स्ट पैरा देख लिए, सेकंड पैरा देख लिए और फोर्थ पैरा देख लिए। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग थर्ड पैरा। ठीक है, तो देखो थर्ड पैरा क्या बोलते हैं? थर्ड पैरा बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स। ये बेसिकली एजेंट और प्रिंसिपल का बात कर रहा है, जो थर्ड पैराग्राफ है वो एजेंट और प्रिंसिपल का बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, या तो बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, जहां पर इनवॉइस जो है वो एजेंट इशू कर रहा है। ठीक है, इसमें बाइंग सेलिंग एजेंट दोनों कवर्ड है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग? सप्लाई ऑफ गुड्स अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है या तो एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, दोनों कवर्ड है। लेकिन यहाँ पर मेन जो पार्ट है वो है कि जो इनवॉइस है वो
एजेंट का नाम पे इशू हो रहा है। तो देखो यहाँ हम लोग का क्या है, अगेन 3 कंडीशन, सब जगह हम लोग का 3 कंडीशन है, तो अपने को याद करने में आसानी होगा। यहाँ अगेन क्या बोला है, सप्लाई होना चाहिए ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या बोला है, बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल भी चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि इनवॉइस जो है वो इन द नेम ऑफ एजेंट होना चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पैरा 3 में भी अपना 3 कंडीशन है, सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, मतलब प्रिंसिपल एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है या तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर रहा है, दोनों कवर्ड है, लेकिन इनवॉइस जो है उसमें नेम जो है वो एजेंट का होना चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल साथ, हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, ठीक है। तो देखो चलिए हम लोग है ये है हम लोग, ये है हम लोग, ये हम लोग, ये है प्रिंसिपल हम लोग, ठीक है। हम लोग एजेंट को माल दिए, हम लोग कोई माल दिए एजेंट को, ठीक है। फिर वो फर्दर सप्लाई किया कस्टमर को, चलो कस्टमर अपना बाबू आदमी है ये, चलो ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें क्या हुआ, हम लोग गुड्स दिए एजेंट को, एजेंट भेज दिया कस्टमर को, लेकिन जो इनवॉइस था वो हम लोग ही डायरेक्ट किए हैं कस्टमर के नाम पे, ठीक है। तो ये जब हम लोग इनवॉइस डायरेक्ट कस्टमर के नाम पे किए, तो ये जो हम लोग उसको गुड्स सेंड किए हैं कस्टमर को, ये सप्लाई माना जाएगा क्या, ये सप्लाई माना जाएगा क्या, ये मेरा है क्वेश्चन आपसे। तो हम लोग क्या पढ़ के आए कि ये जो सप्लाई किए, ये जो हम लोग गुड्स सेंड किए ना, प्रिंसिपल जब गुड्स एजेंट्स को सेंड किया है, क्या बोले हम लोग यहाँ पर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, ये वाला केस, ये कब सप्लाई माना जाएगा, जब इनवॉइस जो है वो एजेंट इशू करेगा कस्टमर को, ये जब एजेंट अपना नाम पे इनवॉइस इशू करेगा कस्टमर को तब सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ तो प्रिंसिपल डायरेक्ट इशू कर रहा है इनवॉइस, तो इसीलिए ये जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुआ है, ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ है, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 1। केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, सेम, हम लोग है, एजेंट है, कस्टमर है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर माल हम लोग एजेंट को दिए, एजेंट कस्टमर को दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है ना, एजेंट अपना नाम पे इनवॉइस इशू किया है इसको, ठीक है। अब एजेंट अपना नाम पे इनवॉइस इशू किया है, तो फिर ये जो सप्लाई है ना, ये हो जाएगा 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई, क्यों, क्योंकि सारा कंडीशन मीट हो रहा है 7(1)(a) का जो हम लोग पढ़ के आए हैं। तो अब ये वाला जो सप्लाई है ये भी सप्लाई हो जाएगा, कैसे, ये शेड्यूल 1 वाला सप्लाई हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर इनवॉइस हम लोग डायरेक्ट इशू कर रहे थे, तो इसीलिए ये वाला को हम लोग सप्लाई नहीं मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनवॉइस एजेंट इशू कर रहा है, तो इसीलिए ये जो है ये 7(1)(c) के अंदर, पैरा 3 के अंदर ऑफ शेड्यूल 1, ये हो जाएगा सप्लाई। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है।
तो यही चार चीज हम लोग का मिला के शेड्यूल 1 बनता है। एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पैरा 1 में बोला है कि परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए, क्या चीज का, बिजनेस एसेट का, और हम लोग उसमें आईटीसी अवेल करनी हो। तो पैरा 1 ये 3 कंडीशन बोलता है। पैरा 2 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, किसके बिटवीन में, रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के पर्सन के बीच में। तीसरा कंडीशन क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में हम लोग को दो चीज याद करना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को 50,000 से नीचे का गिफ्ट देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और दूसरा क्या याद रखना है कि जो भी अगर ब्रदर और सिस्टर है तो वो डिपेंडेंट अगर होगा तो ही कवर्ड होगा। ठीक है। पैरा 3 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए बाय अ प्रिंसिपल टू इज एजेंट और एजेंट टू इज प्रिंसिपल, लेकिन इनवॉइस जो है वो एजेंट इशू किया होना चाहिए। और पैरा 4 क्या बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया में और बिजनेस के अंडर हो तो ये पैरा 4 के अंदर सप्लाई माना जाएगा। तो ये चारों क्राइटेरिया पढ़ने के बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि सारा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला ट्रांजेक्शन ही हम लोग ले रहे हैं। तो इसीलिए उस टाइम हम आपको बोले थे कि ये जो है जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। तो हम लोग अपना शेड्यूल 1 खत्म कर लिए हैं। ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सप्लाई में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।